हम लोग पहुंचे थे बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 6 में रामनाथ लिमिटेड वाला क्वेश्चन था। इसमें जो भी सारी एडजस्टमेंट्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट पैराग्राफ में एक बार फिर से पढ़ता हूँ। फ्रॉम द अबव particulars, you are required to compute the value of goodwill of the company on the basis of 4 years purchase of its super profit. 4 years purchase of its super profit, तो ये 4 years purchase हमारे काम का है। of super profit मतलब हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है। तो मैं ये दोनों बातें नोट कर देता हूँ। यहाँ पे रामनाथ लिमिटेड के बाजू में मैं मेथड लिख देता हूँ, मेथड इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेथड का नाम लिख दिया मैंने। और 4 years परचेज मतलब क्या? 4 years परचेज मतलब लास्ट में जो हमारा स्टेप पाया आएगा, यहाँ पे लास्ट में जो हमारा स्टेप पाया आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 years परचेज करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4 years परचेज। आगे इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेटेड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड आर 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 2008 2009 2010 और 2011 का वेट दिया हुआ है 1 2 3 4। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा स्टेप 3B। स्टेप 3B में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ये स्टेप 3A एडजस्टमेंट्स और स्टेप 3B में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ये रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, मतलब इतना प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, इतना एक्सपेंस लिखना बाकी है या इतना इनकम लिखना बाकी है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो स्टेप 3A होगा ही नहीं, डायरेक्टली स्टेप 3B होगा। मतलब सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में थे, इस क्वेश्चन में क्या करना है? वेटेड एवरेज। तो मैं ये सारा फॉर्मेट नीचे कॉपी कर देता हूं। ये सारा फॉर्मेट मैं स्टेप 3B में लेके जाता हूं, ठीक है। 3A में जो फॉर्मेट लिखा था वहां से हटा दिया, सब 3A में से सब हटा दिया और मैं उसको 3B में लेके गया और ये वेट्स लिखे हुए 1 2 3 4। 3A में से सब क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं? कि कोई एक्सपेंस लिखना बाकी हो या कोई इनकम लिखना बाकी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेप 3A में कुछ भी नहीं होगा। स्टेप 3B में मैंने वेट्स लिख दिए 1 2 3 4। फिर प्रॉफिट के कॉलम को हम लोग बोलते हैं X, वेट के कॉलम को W। फिर हम लोग यहाँ पे X मल्टीप्लाई बाय W कर देंगे। लास्ट में हम लोग X मल्टीप्लाई बाय W कर देंगे। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वो अभी नहीं, X मल्टीप्लाई बाय W होगा, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला भी होगा, अभी नहीं। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन में जो भी सारी एडजस्टमेंट्स थी वो हमारी हो गई। अब ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड से शुरू करते हैं। गुडविल, ओल्ड गुडविल 15,000। ये जो ओल्ड गुडविल है 15,000, ये हम लोग कभी भी एसेट्स में नहीं लेते हैं, ओल्ड गुडविल नहीं लेते हैं। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी मार्केट वैल्यू दी हुई थी। ये 2,30,000 जो है ये लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू हमारे काम की नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दी हुई थी और वो हम लोगों ने लिख दिया है। ओके, मशीनरी दिया हुआ है 4,40,000, तो मशीनरी हम लोग लेते हैं 4,40,000। यहाँ पे बहुत बार लायबिलिटी साइड में यहाँ पे बहुत बार मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड दिया होता है। तो अगर मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ हो तो उसको माइनस कर देना। मतलब इस 4,40,000 में दे, ये जो एसेट साइड पे 4,40,000 है, इसमें दे अगर लायबिलिटी साइड पे डेप्रिसिएशन फंड दिया हो मशीनरी का तो माइनस कर देना। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग स्टेप 1 में जाएंगे। ये स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, इसमें हम लोग लिखेंगे मशीनरी और एसेट साइड पे दिया हुआ है 4,40,000, उसमें से माइनस लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 0। कहने का मतलब है अगर डेप्रिसिएशन फंड दिया हो तो माइनस कर देना, अगर डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ हो तो माइनस कर देना। तो ये 4,40,000 मशीनरी में मैंने लिखा। आगे इसके बाद मशीनरी के बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में बताया कि इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए।
नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो ये जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड 45,000, कोई भी फंड की जो इन्वेस्टमेंट होगी, किसी भी फंड के सामने हमने इन्वेस्ट किया होगा, वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये 45,000 हमारे काम का है। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड 45,000, ये 45,000 हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है 45,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। ये हमारा इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा। ये हम लोग स्टेप 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में लेते हैं। अच्छा, आगे इसके बाद ये जो दिया हुआ है 12% डिबेंचर ऑफ शिवम लिमिटेड। तो मैंने आपको बताया था थियरी वाले पेजेस में कि जैसे यहाँ पे शिवम लिमिटेड है, XYZ कोई भी नाम हो, शिवम लिमिटेड, A कंपनी, B कंपनी, कोई भी अगर XYZ नाम हो तो वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है। अब पहली बात नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग स्टेप 1 में नहीं लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप 1 में नहीं लेते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप 1 में नहीं लेते हैं, लेकिन ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट स्टेप 3C में, स्टेप 3C आपको अगर याद हो, स्टेप 3C होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, उसके अंदर होता है ITD। स्टेप 3C होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, उसका फॉर्मेट होता है ITD, उसमें I फॉर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है 12% डिबेंचर ऑफ शिवम लिमिटेड, फेस वैल्यू 80,000, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल और बुक वैल्यू 85,000। ये 80,000 फेस वैल्यू है, ये 85,000 बुक वैल्यू है। अब आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड से लेकर सिखाया है, 11th से 12th से, कि कोई भी परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, कोई भी परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। अब मैं धीरे धीरे करके आपको सारे रूल्स बताता हूँ। ये नंबर्स याद कर लो, 80,000, 85,000 और 12%, ये नंबर्स याद कर लो। अब मैं स्टेप 3C में जाऊंगा, ये स्टेप 3C। स्टेप 3C में यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन लिखूंगा। तो 80,000 रुपीज पर मल्टीप्लाई बाय 12/100, 80,000 मल्टीप्लाई 12/100, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, ये होता है 9600। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया 9600। ठीक है, अब 2-4 रूल्स मैं थियरी वाले पेजेस में जाके लिखूंगा, आप लोग भी लिख लेना, सुनना ध्यान से। ये इंटरेस्ट पता चला, ओके। अब ये थियरी वाले पेजेस, हमारे थियरी वाले पेजेस में मैं एक रूल लिखता हूं कि एनी काइंड ऑफ परसेंटेज should be calculated on face value. Any kind of percentage should be calculated on face value. किसी भी टाइप का परसेंटेज हो वो आपको फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है, याद रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट्स में जो अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स में एक्चुअली 3 वैल्यूज होती है। देयर are 3 values of an investment. कोई भी इन्वेस्टमेंट की 3 वैल्यूज होती है। एक सबसे पहले होता है फेस वैल्यू, दूसरा बुक वैल्यू, तीसरा मार्केट वैल्यू। ये सब थियरी वाले पेज हैं, आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। किसी भी इन्वेस्टमेंट की 3 वैल्यूज होती है, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना है आपको। अभी जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, रामनाथ लिमिटेड वाला, उसमें फेस वैल्यू थी शिवम लिमिटेड के डिबेंचर्स की 80,000। ये 80,000 सिर्फ एक एग्जांपल है, ओके। बुक वैल्यू आपने देखा इनर कॉलम में लिखा हुआ था, ओल्ड बैलेंस शीट में 85,000।
मार्केट वैल्यू कहीं पे भी दिया हुआ नहीं था, नॉट गिवन। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां पे काम आती है। एग्जांपल के साथ, फेस वैल्यू था शिवम लिमिटेड के डिबेंचर्स का 80,000, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था 85,000 और मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं था। अब कौन सी चीज कहां पे काम आती है? तो फेस वैल्यू काम आती है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। फेस वैल्यू इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। फेस वैल्यू हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है। बुक वैल्यू मैं इसका भी यूज बताऊंगा, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। फिलहाल बुक वैल्यू का कोई यूज नहीं है, फिलहाल नहीं है, बाद में मैं और ऐड करते जाऊंगा यहाँ पे पॉइंट्स। मार्केट वैल्यू, जब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है उसकी मार्केट वैल्यू हम लोगों को काम आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, ठीक है। इस चैप्टर में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू दी हुई हो तो वो काम किया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट वैल्यू इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो, मार्केट वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखते हैं और फेस वैल्यू यूज होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। ये दो चीजें हो गई। फेस वैल्यू हमेशा काम आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, मार्केट वैल्यू काम आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में। लेकिन जो हमारा अभी वाला चैप्टर है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, जो अभी वाला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें हम लोगों को काम आएगा एसेट्स में मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स काम आएगा, जो अभी वाला हमारा चैप्टर है। तो इस पॉइंट नंबर 6 हो गई। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में हमको एसेट साइड पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू चाहिए, राइट। फिर यहां पे मैं पहले कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, अभी मैं चेंजेस करूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में, जो इसके बाद वाला चैप्टर है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, उसमें हम लोगों को मार्केट वैल्यू चाहिए नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चाहिए। ये फर्क होता है। अभी हम लोग कर रहे हैं गुडविल चैप्टर, इसमें हमको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे शेयर्स वाला चैप्टर, उसमें हमको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखते रहना। जो लोग भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, यहां तक वीडियो पॉज करके पहले ये थियरी वाले पेजेस लिख लेना, ठीक है। अब गुडविल चैप्टर की बातों में आ जाते हैं, गुडविल चैप्टर पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे। मैं आपको ये बता रहा था कि फेस वैल्यू कहां पे काम आएगा और मार्केट वैल्यू कहां पे काम आएगा। फेस वैल्यू काम आता है इंटरेस्ट निकालने में और मार्केट वैल्यू काम आता है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब वापस अपने क्वेश्चन में जाते हैं, ये रूल्स लिख लेना अच्छी तरह। वापस अपने क्वेश्चन में जाते हैं और मैं ये दो चीजें समझाता हूं आपको। ये प्रोविडेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स है 45,000, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हुआ 45,000, ये स्टेप 1 में आएगा। ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है 45,000, ये स्टेप 1 में आएगा। ऑब्वियसली 45,000 की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो 45,000 बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं और पहला ही क्वेश्चन है, मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं हमेशा के लिए आपको बात दिमाग में बैठ जाए। ये 45,000 की एक्चुअली हमको मार्केट वैल्यू चाहिए, पर मार्केट वैल्यू दी हुई नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो 45,000 बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। 45,000 मैं लिख देता हूं यहां पे, हियर मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, सो वी assume that book value equal to market value,
राइट? मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो जो 45,000 बुक वैल्यू है उसी को ही मार्केट वैल्यू अज्यूम करेंगे। डन। ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट था, ये हमने स्टेप 1 में लिखा। और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो था शिवम लिमिटेड के डिबेंचर्स, उसका इंटरेस्ट स्टेप 3C में लिखा। ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स था शिवम लिमिटेड के डिबेंचर्स, उसकी फेस वैल्यू थी 80,000, उसका 12% इंटरेस्ट आएगा 9600। ये 9600 हम लोग कर देंगे माइनस 9600। आगे तो ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग हमेशा थोड़ा टिपिकल रहेगा, रूल्स याद करना। आगे स्टॉक लेते हैं एसेट्स में, बिल रिसीवेबल भी लेते हैं, डेटर्स भी लेते हैं, कैश एंड बैंक भी लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपको शायद ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस भी लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट होता है, वो नहीं लेते हैं। सिर्फ यहां से स्टॉक से लेकर प्रीपेड एक्सपेंस तक लेंगे। 1 2 3 4 5 नाम है, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये 5 नाम लेंगे। इसके बाद एक लास्ट नाम था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लास्ट एक नाम था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो नहीं लेंगे। तो अमाउंट लिखें इन पांचों की, तो 230, 50, 270, 230, 50, 270, 230, 50, 270, 230, 50, 270, 24,000, 7,000, 24,000, 7,000, 24,000, 7,000। आगे कहां तक पहुंचे? एसेट साइड कंप्लीट हो गया हमारा सारा। एक बार रफली बता देता हूं मैं। गुडविल नहीं लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई थी तो वो लेंगे, मशीनरी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड लेते हैं, डिबेंचर्स ऑफ शिवम लिमिटेड एसेट्स में नहीं लेते हैं, स्टॉक लेंगे, बिल रिसीवेबल लेंगे, डेटर्स लेंगे, कैश एंड बैंक लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं। अब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 ये लेते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे, लेकिन मेरी भाषा थोड़ी अजीब है, सुनना ध्यान से। ये 2,50,000 लेंगे लेकिन थोड़ा इज्जत देके अलग से, मतलब ये लायबिलिटीज में आएगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटीज में आएगा, लेकिन इज्जत देके अलग से इसको माइनस करेंगे। लेस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 2,50,000 मैं माइनस करूंगा, लेकिन अलग से, लायबिलिटीज के साथ नहीं, लायबिलिटीज के साथ नहीं, अलग से माइनस करेंगे। हुआ ये लायबिलिटी, पर इसको अलग से माइनस करेंगे। 2,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये लायबिलिटीज में लेते हैं। आगे इसके बाद जनरल रिजर्व नहीं, रिजर्व्स कोई भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, कोई भी रिजर्व नहीं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट ईयर का बैलेंस है 4,000 नहीं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करंट ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000, ये भी नहीं। लेकिन इसके ऊपर ये जो 50% प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो 50% टैक्स हमको पे करना बाकी है। आप लायबिलिटी साइड पे देखो, कहीं पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिखा हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमको एज अ लायबिलिटी लिखना पड़ेगा। मैंने बोला था सबसे हार्ड स्टेप 1 होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है कि एसेट्स में क्या लेना है क्या नहीं, लायबिलिटीज में क्या लेना है क्या नहीं। और वो थियरी वाले पेजेस में मैंने चारों लिस्ट ABCD लिखा दी है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब हम ओल्ड बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं और हमको डिसाइड करना पड़ता है क्या ले क्या नहीं। क्योंकि स्टेप 1 गलत हो गया तो बाकी के चारों स्टेप्स भी गलत हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट करंट ईयर का 2,40,000 है, उसका 50% प्रोविजन फॉर टैक्स हमको बनाना पड़ेगा। ये देखो इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन किया हुआ है? हमको यहाँ पे लायबिलिटीज में एक नाम लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रॉफिट था 2,40,000, इसका मल्टीप्लाई बाय 50% प्रोविजन फॉर टैक्स बनाएंगे तो 2,40,000 का 50% ये होता है 1,20,000। 1,20,000 हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000, ये हमको खुद ही बनाना पड़ेगा लायबिलिटी में। ये जो 2,40,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका 50% टैक्स। आगे फिर ये जो नीचे 5 नाम दिए हैं, ये पांचों नाम लायबिलिटीज में लेते हैं। 12% डिबेंचर्स भी लेते हैं, लायबिलिटी होती है वो। क्रेडिटर्स भी लेते हैं, बिल्स पेबल भी लेते हैं, प्रोविडेंट फंड भी लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लेंगे। ये सब हमारी लायबिलिटीज होती है। 12% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। $12 debentures, creditors, bills payable, provident fund, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब लायबिलिटीज होती है हमारी। आगे अब अमाउंट्स 280, 170, 1645I, 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 डन। अब मैं आपको ये जो दो परसेंटेजेस दिए हैं, एक 12% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का परसेंटेज 12% और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंटेज 10%, उन दोनों परसेंटेजेस के बारे में भी थियरी वाले पेजेस में रूल्स लिखा देता हूँ कि डिबेंचर्स का जो परसेंटेज है उसका क्या करेंगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो परसेंटेज है उसका क्या करेंगे। तो थियरी वाले पेजेस में मैं ये भी नोट कर देता हूँ। देखो ये थियरी वाले पेजेस, 8th पॉइंट, परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स is used in step 3C. Step 3C, रेट या परसेंटेज, रेट या परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हमको काम आता है स्टेप 3C में। अगर आपको याद हो स्टेप 3C का फॉर्मेट होता है ITD। क्या फॉर्मेट होता है? ITD। तो उसमें ये जो D होता है, ये जो लास्ट वाला D होता है, उस D का फुल फॉर्म होता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपको याद हो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 1 ईयर कंपलसरी, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 1 ईयर कंपलसरी। उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है, तो मैं पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ interest, rate of interest on debentures, rate of debentures, rate of interest on debentures is not used anywhere। मतलब डिबेंचर्स का जो परसेंटेज दिया हुआ था 12%, वो 12% कहीं पे भी काम नहीं आएगा। मतलब आपको 12% की कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके, तो अभी क्वेश्चन में जाते हैं। ये हमारा सम नंबर 6 है। तो ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000, इस 2,50,000 पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 पे 10% ये होगा 25,000। ये 25,000 स्टेप 3C में काम आएगा। मैं स्टेप 3C में जाता हूं। ये स्टेप 3C बेटा, इसलिए मैं सारा फॉर्मेट पांचों स्टेप्स का पहले से ही बना लेता हूं, क्योंकि कभी स्टेप 5 कर रहे हैं हम लोग, कभी स्टेप 3 कर रहे हैं, कभी स्टेप 1 कर रहे हैं। एक एक स्टेप करके सॉल्व नहीं हो सकता ये क्वेश्चन कि पहले मैं पूरा स्टेप 1 ही करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको पांचों स्टेप्स का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।
फिर जो एंट्री जहां पे आ रही है वहां पे साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है। अब ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है 1 ईयर कंपलसरी, तो 2,50,000 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसको मल्टीप्लाई बाय 10/100। एक साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको यहाँ पे कंपलसरी लिखना ही है। तो ऑब्वियसली 2,50,000 का 10% 25,000 होगा। 2,50,000 का 10% 25,000 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो डिबेंचर्स का परसेंटेज था 10%, वो कहीं पे भी काम नहीं आएगा। हम लोग पहुंचे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मैंने बता दिया 1 ईयर कंपलसरी लिखना ही है, और डिबेंचर्स का मैंने बताया परसेंटेज कहीं पे भी काम नहीं आएगा। अब हमारा क्वेश्चन के अंदर जो भी सब कुछ था, एडजस्टमेंट्स थी कंप्लीट हो गई, ओल्ड बैलेंस शीट थी कंप्लीट हो गई, सारी अमाउंट्स भी लिख दी हम लोगों ने, ये अमाउंट्स भी सारी लिख दी हमने। अभी हम लोग इसको टैली करेंगे। अभी हम लोग स्टेप 1 से लेकर प्लस माइनस करके सारी स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। सारी अमाउंट्स को प्लस माइनस करते जाएंगे। ये एसेट्स का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम एसेट्स में हम लोग ये 3,42,500 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 अमाउंट का टोटल कर देंगे। तो एसेट्स का टोटल है हमारा 14,08,500। अभी इसी तरीके से लायबिलिटीज का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 1,20,000 1 2 3 4 5 6 अमाउंट्स का टोटल 6,36,000। अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो एसेट्स का टोटल है हमारा 14,08,500, लायबिलिटीज का टोटल है 6,36,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2,50,000। तो मैं क्या करूंगा, पहले एसेट्स के टोटल में से माइनस लायबिलिटीज का टोटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब एसेट्स के टोटल में थे नीचे वाली दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, लायबिलिटीज भी माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आया 522,500। इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, 522,500। ये हमारा आंसर है 522,500 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स आया 522,500, ये जो हमारा आंसर आया कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स का 522,500, ये स्टेप 2 में काम आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल ये था हमारा 522,500। 522,500 पे मल्टीप्लाई बाय 12/100 करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 522,500 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12/100, तो ये आएगा 62,700। 62,700 ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया। अब ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया 62,700, ये सीधा हमको स्टेप 4 में काम आएगा 62,700। तो मैं स्टेप 4 में जाता हूं। पहले स्टेप 4 में जाके मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 62,700। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 62,700 जो स्टेप 2 में आया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो हमको स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट में काम आएगा। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 62,700। अब स्टेप 3 में जाते हैं। पहले स्टेप 3A एडजस्टमेंट्स, वो इस क्वेश्चन में थे ही नहीं। फिर स्टेप 3B वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हमारा कैलकुलेशन बाकी है, तो सबसे पहले हम लोग x मल्टीप्लाई बाय w कर देंगे, मतलब 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये होता है 1,80,000। फिर 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होता है 3,80,000। फिर 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होता है 6,30,000। फिर 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होता है 9,60,000। अब मैं कॉमास लगा देता हूं इन सब में, ठीक है। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1,80,000। फिर 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 3,80,000। 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 6,30,000।
2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 9,60,000। अब W कॉलम का जो टोटल आता है उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा W। ये हमारा सिग्मा W और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिग्मा XW। ठीक है, अब सिग्मा W इक्वल टू 1 2 3 4 चारों का टोटल होगा 10। 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों का टोटल 10 आएगा। और सिग्मा XW इक्वल टू सम फ्रॉम 1,80,000 to 9,60,000। तो इन चारों का सम आएगा 21,50,000। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा XW है हमारा 21,50,000। ये सिग्मा XW 21,50,000 और अपॉन सिग्मा W है हमारा 10। तो 21,50,000 डिवाइडेड बाय 10। अब 21,50,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 21,50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 2,15,000। सब जगह पे पीछे रुपीस का सिंबल लगाना। 2,15,000 रुपीस, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 3B का आंसर 2,15,000। ये 2,15,000 हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। ये 2,15,000 हम स्टेप 3C में लेके जाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, उसमें ये 2,15,000 काम आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2,15,000। अब इस 2,15,000 में दे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 2,15,000 माइनस 9,600। तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 20,54,00। तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी हमारी 20,54,00। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ये वाला लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 2,15,000 वो यहाँ पे लिखेंगे। उसमें इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया। फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। फिर आपको याद होगा बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 50% टैक्स। बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 50% टैक्स। तो हम 50% किस पे निकालेंगे? हम 50% निकालेंगे इस अमाउंट पे 20,54,00 पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,54,00 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। तो 20,54,00 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू हाँ बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20,54,00 आया इसका 50% निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू मैं माइनस साइन लगा देता हूँ 20,54,00 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। तो ये हमारे टैक्स की अमाउंट आ जाएगी 102,700। अब ऑब्वियसली 20,54,00 में से ये टैक्स की अमाउंट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 20,54,00 माइनस 102,700। तो रिमेनिंग अमाउंट भी वही आएगी 102,700। मतलब 20,54,00 माइनस 102,700। तो रिमेनिंग अमाउंट भी वही आएगी 102,700। इसमें से 25,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर देंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल आ जाएगा इक्वल टू 102,700 माइनस 25,000। 102,700 माइनस 25,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 77,700। ये 77,700 हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल है 77,700। तो 77,700 ये हमको स्टेप 4 में काम आएगा। ये वाला एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल ये स्टेप 4 में काम आएगा 77,700। अब यहाँ पे इक्वल टू 77,700
माइनस 62,700, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपीज। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल हमने यहाँ पे लिख दिया 77,700, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो स्टेप 2 में से आया था, तो A माइनस E, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। अब ये जो सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स परचेज करेंगे, तो फाइनल आंसर गुडविल 60,000 रुपीज। डन, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा स्टेप 1 का आंसर 2 में काम आता है, फिर 2 का आंसर 4 में काम आता है, फिर स्टेप 3 का आंसर भी 4 में काम आता है, फिर 4 का आंसर 5 में काम आता है। तो सब इंटरकनेक्टेड है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट आता है, फिर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। डन, ये आपको लिखना है अच्छी तरह से। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जितना टाइम है आधा मिनट भी नहीं है, तो आप लोग लिख सको अच्छी तरह। ठीक है।